फाइलम प्रोटोजोआ। आप लोग अपने माइक बंद रखना, नहीं खरखराहट की आवाज़ आएगी, आप जानिए उसको। हाँ, फाइलम प्रोटोजोआ में जनरल फीचर्स में हम बात करते हुए आ गए थे, किस पॉइंट पर आ गए थे? रिप्रोडक्शन पे आ गए थे। फाइलम प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। आप इसके बारे में जानते हैं कि एक बात फेमस है, और वो क्या है? वन थिंग दैट इज वेरी फेमस हियर, दैट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन यूनिसेलुलर the division of the cell is considered as ये है, कह रहे हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें अगर हम बात करें तो अगर सेल का डिवीज़न हो जा रहा है तो बस इसी चीज़ को क्या मान लिया जाएगा? हम इसी को रिप्रोडक्शन का एक तरीका मान लेते हैं, राइट? क्या मानते हैं? रिप्रोडक्शन का एक तरीका मानते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेल का डिवीज़न ही कंसीडर कर लिया जाता है कि ये रिप्रोडक्शन है, राइट? अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है, या मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें अगर, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर हम इसकी बात करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ में, तो सबसे पहली जो विधि है वो है बाइनरी फिजन। द फर्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिजन। ये एसेक्सुअल मेथड है, क्योंकि सेक्सुअलिटी यहाँ पर जो होती है वो हाई लेवल की होती नहीं है। तो बाइनरी फिजन जो होता है यहाँ पर क्या होता है कि जो एक सेल है ये आगे चलकर एक से दो सेल में डिवाइड हो जाता है, एंड दिस डिवीजन इज ऑफ माइटोसिस टाइप। ऐसे विभाजन को हम क्या नाम देते हैं? इट इज माइटोसिस टाइप ऑफ डिवीजन। यहाँ पर क्या होता है कि एक सेल से दो प्राप्त हो जाता है, बाई माने दो। तो यहाँ पर बाइनरी डिवीजन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक सेल डिवाइड हो जाती है दो में, तो ये बाइनरी फिजन है, एंड इट इज आल्सो द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। दूसरा जो होता है वो मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन होता है जो दूसरा मेथड होता है डिवीजन का। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि एक सेल है, जैसे ये है, अब इसमें पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, पहले ऐसे ढेर सारे न्यूक्लियाई इसमें बन जाते हैं। अब इनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है और ये मुख्य सेल से निकलकर बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक से दो नहीं बन रहे हैं बल्कि ढेर सारे बन रहे हैं, असंख्य बन रहे हैं। तो इस प्रकार के डिवीज़न को हम क्या नाम देते हैं? इट इज़ नोन एज मल्टीपल फिजन। तो यहाँ पर फिजन जो होता है इट इज़ अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली आई एम कंसर्न हियर विद प्रोटोजोअन्स, राइट। तो प्रोटोजोआ में पहली जो विधि है डिवीज़न की वो ये है कि माइटोसिस डिवीज़न से दो सेल बन जाए, इट इज़ नोन एज बाइनरी फिजन, और अगर दो से ज़्यादा बन जाए तो इट इज़ नोन एज मल्टीपल फिजन। अब ये जो बाइनरी फिजन होता है, अगर हम बात करें पैरामीशियम में और यूग्लिना में बात करें, इन केस ऑफ पैरामीशियम एंड यूग्लिना, आप ये जो बाइनरी फिजन है इसे आप नोट करेंगे। बाइनरी फिजन इज ऑफ टू टाइप, ये दो तरह का होता है। बाइनरी फिजन दो तरह का होता है, इनमें से एक होता है ट्रांसवर्स और दूसरा होता है
लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स फिजन एंड लॉन्गिट्यूडनल फिजन। अब अगर हम बात करें कि ट्रांसवर्स फिजन किस में हो रहा है, इन पैरामीशियम। ट्रांसवर्स फिजन इन पैरामीशियम। This one the body of paramecium, it is its nucleus, you know, and these are the cilia. Here the division takes place like this. इस तरह से डिवीजन होता है इनका। और न्यूक्लियस का जो आधा हिस्सा है इसका, न्यूक्लियस का आधा हिस्सा डिवाइड होके ऊपर वाले में चला जाता है, और इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है इसका पैरामीशियम का, न्यूक्लियस का आधा हिस्सा इसमें आया है, और दूसरा वाला ये है, यहाँ पर न्यूक्लियस का आधा हिस्सा आया है। आगे चलकर एक पैरामीशियम ये बन जाएगा, इस तरह से एक एनिमल ये बन जाएगा, और दूसरा एनिमल ये बन जाएगा, इस तरह से ऐसे। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक सेल से, पैरामीशियम से दो यहाँ पर बन रहे हैं, और जो डिवीजन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हो रहा है। इस प्रकार की विधि को, डिवीजन को पैरामीशियम में हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। बना रहे होंगे तो जल्दी कर लीजिए इसको। ठीक है, हालांकि पैरामीशियम में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन भी होता है, तो इसे भी नोट कर लेंगे। इन पैरामीशियम द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन also takes place। दोनों विधियों से होता है, यानी कि इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन भी होता है और लॉन्गिट्यूडनल फिजन भी होता है। अगर लॉन्गिट्यूडनल फिजन होना है तो डिवीजन इस प्रकार होगा, ठीक है, और बाइनरी फिजन होना है तो डिवीजन, ट्रांसवर्स फिजन तो उस प्रकार से होगा, लेकिन मोस्टली ट्रांसवर्स फिजन होता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो होता है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन यूग्लिना। किस में होगा, यूग्लिना में होता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट आइए, द टाइप ऑफ बाइनरी फिजन दैट इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इन यूग्लिना। यूग्लिना के बारे में एक खास बात यह है, आप नोट कर लेंगे कि यूग्लिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अबाउट यूग्लिना, इसे आप नोट कर लेंगे। इन यूग्लिना नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, किसमें, यूग्लिना में। यूग्लिना में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही केवल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। ऐसी पॉपुलेशन जिसके रिप्रोडक्टिव मेंबर्स केवल एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करें, ऐसी पॉपुलेशन को एपोमिक्टिक पॉपुलेशन कहा जाता है। तो इसे आप नोट कर लेंगे। क्या ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन रिप्रोड्यूसिंग by means of only asexual method, हम ऐसी पॉपुलेशन को एपोमिक्टिक पॉपुलेशन कहते हैं। एपोमिक्टिक पॉपुलेशन कहा जाता है इसको।
ऐसी पॉपुलेशन जिसके सारे ऑर्गेनिज्म किस विधि से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से। तो इन यूग्लिना नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉपुलेशन रिप्रोड्यूसिंग बाय मीन्स ऑफ ओनली एसेक्सुअल मेथड इज नोन एज एपोमिक्टिक पॉपुलेशन। ऐसी पॉपुलेशन को हम एपोमिक्टिक पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं, राइट। अब यूग्लिना में जो यहाँ पर बाइनरी फिजन होता है वो कैसा होता है, इट इज़ लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। कैसे होता है वो जरा ये देखेंगे। ये है यूग्लिना की बॉडी, देखो ये इसका न्यूक्लियस है। इसमें जो डिवीज़न होता है वो इस प्रकार होता है, ऐसे इस तरह से ये डिवाइड हो जाता है और आगे चल करके और इसका जो डिवीज़न होता है वो इस तरह से हो रहा है, ऐसे डिवाइड हो रहा है ये, देखो ऐसे इस तरह से। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी दो ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, ऐसे इस तरह से। और इसका जो ये डिवीज़न प्लेन होता है ये ऐसे पास हो जाता है। इस तरह से एक एनिमल दो में चेंज हो जाता है। इट इज़ द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना एंड यू शुड नोट हियर दैट इन यूग्लिना देयर इज नो मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल की कोई विधि यहाँ नहीं होती है, ये केवल एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। ऐसी पॉपुलेशन जो केवल एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करे, ऐसी पॉपुलेशन को हम एपोमिक्टिक पॉपुलेशन कहते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बाइनरी फिजन। कितने प्रकार का, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, मैंने आपको दोनों समझा दिया है। और अब बात करने चल रहे हैं किस पर, मल्टीपल फिजन पर। मैंने आपको समझा दिया है कि मल्टीपल फिजन होता कैसे है, मल्टीपल फिजन कैसे होता है मैंने आपको ये समझा दिया है। और ये किस में होता है आप ये जान लीजिए। मल्टीपल फिजन जो होता है उसमें एक सेल से दो का फॉर्मेशन नहीं होता, बल्कि मोर देन टू होता है। तो एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिजन की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिजन, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये है मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम, ठीक है, मोनोसिस्टिस है, प्लाज्मोडियम है, वैलेंटिडियम है। इस प्रकार से तमाम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें मल्टीपल फिजन पाया जाता है। सामान्य तौर पर जो पैरासाइट्स होते हैं उनमें, तो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल इज मोनोसिस्टिस एंड द अदर वन दैट इज प्लाज्मोडियम। यहाँ पर मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है और इनकी संख्या 64 से ज़्यादा हो सकती है एक सेल के अंदर। आप समझ गए होंगे कि फिजन से किस प्रकार रिप्रोडक्शन प्रोटोजोन्स में होता है। अब बात करते हैं हम इस नेक्स्ट जो एसेक्सुअल मेथड है वो है स्पोर्यूलेशन। स्पोर्यूलेशन जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन होता है, किस में होता है, ये अमीबा में होता है। ठीक, स्पोर्यूलेशन अगली विधि है। नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर्यूलेशन, स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट मेथड ऑफ asexual reproduction, it is sporulation। नोट कर लीजिए केवल बस, अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा प्रोटियस में होता है इस प्रकार का रिप्रोडक्शन जो होता है। ठीक है, स्पोर जैसी बॉडी का फॉर्मेशन इसमें होता है। ये एक तरीके से पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब कि जब तालाब सूख रहे होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो उस समय एक सिस्ट का फॉर्मेशन पूरी बॉडी पर हो जाता है, अंदर स्पोर होता है, बाद में उसी से नए सेल्स एराइज करते हैं। तो इस तरीके से आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियाँ जिनके नाम हैं मैंने आपको बताया और कौन से एग्जाम्पल होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ सेक्सुअलिटी जो होती है बहुत लो लेवल की होती है। फिर भी कुछ खास विधियाँ हैं, उनके केवल नाम ले रहे हैं, इनका डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, पैरामीशियम के बारे में खास करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस पर आपसे पूछा जाता है सवाल। तो ये कितने प्रकार का होता है ज़रा ये जान लीजिए।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोन्स। यहां पर जो डिग्री ऑफ सेक्सुअलिटी है ऑफ लो लेवल, द डिग्री ऑफ सेक्सुअलिटी इज ऑफ लो लेवल, बहुत ही लिमिटेड रोल यहां पर होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर एक्सचेंज। ना तो कोई स्पर्म बनेगा, ना ही कोई एग जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, यहां पर जो बनते हैं स्ट्रक्चर ऐसा कुछ नहीं होता है, बस केवल एक सेल से दूसरी सेल में इनकी न्यूक्लियाई का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। बात समझ गए? तो इनके न्यूक्लियस मूव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें यहाँ पर पैरामीशियम में, इन पैरामीशियम अगर इसमें हम बात करें, अगर हम पैरामीशियम में बात करते हैं तो इतनी विधियां होती हैं। इनमें से एक है कॉन्जुगेशन, दूसरा होता है ऑटोगैमी, तीसरा होता है एंडोमेक्सिस, चौथा होता है हेमेक्सिस। इनमें से बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आपसे कॉन्जुगेशन पर पूछेंगे, अधिकतम अगर पूछेंगे तो ये जो कॉन्जुगेशन होता है इसमें दो पैरामीशियम एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ऐसे ये दो पैरामीशियम एक दूसरे से मिलते हैं। अब आपको पता है कि इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो दो प्रकार का होता है। एक न्यूक्लियस इनका होता है मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस होता है माइक्रो न्यूक्लियस। आप यहाँ पर जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो ये है कि माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस बड़े आकार का होता है और माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है इसका आकार छोटा होता है। तो कह रहे हैं कि मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस, इन दोनों में से कौन सा न्यूक्लियस रिप्रोडक्टिव बिहेवियर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे कोई सवाल बहुत पर्टिकुलर होकर कोई एग्जामिनर पूछेगा तो अधिकतम यही पूछेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर किस प्रकार का होता है। तो नाम है आपके सामने कॉन्जुगेशन, ऑटोगैमी, एंडोमेक्सिस, हेमिक्सिस। इनमें मोस्ट पॉपुलर मेथड कॉन्जुगेशन की है। इनमें दो पैरामीशियम पार्टनर एक दूसरे से मिलते हैं। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मेल और फीमेल। यहाँ पर नर और मादा जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो दो पार्टनर एक ही प्रकार के होते हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं और इनके मिलने पर कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। राइट, इन दोनों के मिलने पर इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो एक दूसरे के साथ ये मर्ज कर जाते हैं और यहाँ पर एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है एंड दिस ट्यूब इज नोन एज कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं इसको। बस इनके न्यूक्लियस का एक्सचेंज इधर होता है और इधर से इधर होता है, यानी कि इनका न्यूक्लियस उधर चला जाता है और उनका न्यूक्लियस इधर आ जाता है। कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया बहुत बड़ी है। अगर हम सारे एनिमल का रिप्रोडक्शन पढ़ाने लगेंगे तो कोर्स समय से पूरा नहीं होगा। इसलिए जो सवाल इन पर बन रहे हैं उन्हें हम आपको बता रहे हैं बहुत ही स्ट्रीमलाइन होकर के। जिन क्वेश्चन के बारे में आपको यहाँ पर जो है बहुत ही अटेंटिव होना है, उन क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे हैं। तो पहला सवाल तो यही बनेगा कि प्रोटोजोआ में जो पैरामीशियम है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियाँ तो क्या क्या है? कॉन्जुगेशन, ऑटोगैमी, एंडोमेक्सिस, हेमिक्सिस। इनमें मोस्ट पॉपुलर कौन है? कॉन्जुगेशन। क्या होता है? दो पार्टनर मिलते हैं, बीच की दीवार खत्म हो जाती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है। न्यूक्लियस क्या होते हैं? पहले यहाँ पर ध्यान रखना है कि दो प्रकार के न्यूक्लियस हैं। वो कौन कौन से होते हैं? इनमें से एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, क्या नाम है उसका?
उसका नाम है मैक्रोन्यूक्लियस, MACRO, मैक्रोन्यूक्लियस। व्हाट रोल दिस गोइंग टू प्ले? दिस प्लेज द मेटाबॉलिक रोल एंड हैज नो रोल इन सेक्सुअल एक्टिविटी। इसका जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है, इस पॉइंट को यहाँ मेंशन कर लेंगे कि पैरामीशियम में जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल यहाँ पर इसकी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेंशनिंग यहाँ पर है वो ये है कि जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है पैरामीशियम में, मैक्रोन्यूक्लियस इन पैरामीशियम has no role to play, has no role to play in sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैक्रोन्यूक्लियस का कोई रोल नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक तो आपने ये नोट कर लिया। तो काम क्या करता है ये? इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। एनिमल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम मैक्रोन्यूक्लियस का होता है। ठीक है, अब इस पर जो सवाल बनते हैं कॉन्जुगेशन पर वो जान लीजिए। कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया में 2 पार्टनर की ज़रूरत है। जब ये एक दूसरे से अलग होते हैं तो इनसे 8 पार्टनर का निर्माण होता है। कितने पार्टनर बनते हैं कॉन्जुगेशन के बाद? अब कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया में होता क्या है जरा ये जान लीजिए। इन कॉन्जुगेशन प्रोसेस, इन कॉन्जुगेशन प्रोसेस there is the exchange of the nuclei between partners। ये जो पार्टनर्स होते हैं इनको कहते क्या हैं? इनको हम कॉन्जुगेंट्स कहते हैं। ये जो पार्टनर्स होते हैं दीज आर नोन एज कॉन्जुगेंट्स। कॉन्जुगेशन में भाग लेने वाले जो एनिमल्स यहाँ पर पार्टनर्स हैं, मेंबर्स हैं, इनको हम कॉन्जुगेंट के नाम से जानते हैं। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कॉन्जुगेशन हियर इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल। यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियस का एक्सचेंज सेक्सुअल पार्टनर्स के बीच में होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर एक्सचेंज। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड टू न्यूक्लियर एक्सचेंज ओनली, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पर्म और एग और द जाइगोट। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, केवल न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र होता है एंड इट इज़ ओनली टू एक्सचेंज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। एक एनिमल में कोई स्पेशल फीचर आया है तो वो दूसरे एनिमल में ये इसका ट्रांसमिशन हो जाए ताकि दोनों में संतुलन बना रहे जेनेटिक फीचर्स का। किसी भी प्रकार का म्यूटेशन एक में हो रहा है तो ये न्यूक्लियस चूँकि दूसरे में शिफ्ट हो रहा है तो उसमें भी ये फीचर आ जाएगा। तो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जिस समय ये दोनों पार्टनर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेक्सुअल यहाँ पर कॉन्जुगेशन के बाद जब दोनों पार्टनर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो उस समय इनको हम एक्स कॉन्जुगेंट्स कहते हैं। क्या नाम देंगे इनको? एक्स कॉन्जुगेंट्स कहते हैं। व्हेन द टू पार्टनर्स सेपरेट आफ्टर कॉन्जुगेशन, अगर दोनों पार्टनर कॉन्जुगेशन के बाद एक दूसरे से अलग हो जाएं, देन व्हाट हैपेंस? प्रश्न यह है कि फिर क्या होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो इनको नाम दिया जाता है। इन दोनों पार्टनर्स को हम नाम देते हैं एक्स कॉन्जुगेंट्स कहते हैं। जब दोनों पार्टनर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं,
हम इन्हें एक्स कॉन्जुगेंट्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इनको? दीज आर नोन एज द एक्स कॉन्जुगेंट्स। जब दोनों पार्टनर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं हम इन्हें एक्स कॉन्जुगेंट्स कहते हैं। अब कहते हैं कि कॉन्जुगेशन के बाद कितने इंडिविजुअल का निर्माण होता है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 8 इंडिविजुअल बनते हैं कॉन्जुगेशन के बाद। हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड हियर? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हो जाएगा कि आफ्टर कॉन्जुगेशन 8 इंडिविजुअल्स कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया में 8 इंडिविजुअल का निर्माण होता है। याद रखेंगे इसको। कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया में कितने इंडिविजुअल का निर्माण होता है? तो 8 इंडिविजुअल का निर्माण कॉन्जुगेशन की इस प्रक्रिया में होता है। ठीक, ये सवाल आपसे पूछा गया। जितने सवाल बन सकते हैं कॉन्जुगेशन पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये होगा कि कॉन्जुगेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्जुगेशन? तो ये बात आप जान लीजिए। कॉन्जुगेशन के पीछे इसका मकसद क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है, तो वो आप जानिए ज़रा। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्जुगेशन? ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो आपको उत्तर ये देना है कि चूंकि पैरामीशियम लगातार बाइनरी फिजन से डिवाइड होता रहता है तो इससे क्या होगा कि इसके न्यूक्लियस का बार बार डिवीजन होता है। इससे न्यूक्लियर की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है, न्यूक्लियस कमज़ोर हो जाता है। ये आप ज़रा देखेंगे। इसको मिटाएं, नीचे वाला इसको क्लियर कर रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्जुगेशन। जो कॉन्जुगेशन हो रहा है इसके लाभ क्या क्या हैं? पहली बात यह है कि आफ्टर रिपीटेड बाइनरी फिजन द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाता है? डेक्लाइन। इनके न्यूक्लियस की जो ताकत है, इसके न्यूक्लियस की जो विगरनेस है वो कम हो जाती है, न्यूक्लियस कमज़ोर पड़ जाता है बार बार रिपीटेड बाइनरी फिजन के परिणाम स्वरूप। फिर क्या होता है, अगर इन्हें कॉन्जुगेशन का मौका मिल जाए, रिपीटेड बाइनरी फिजन के बाद अगर एक कॉन्जुगेशन का मौका मिल जाए तो इनके जो न्यूक्लियस होते हैं इनकी स्ट्रेंथ फिर से मेंटेन हो जाती है। इस घटना को न्यूक्लियर रेजुविनेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर रेजुविनेशन। तो क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्जुगेशन यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियस रीगेन्ड। यहाँ पर न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ दोबारा प्राप्त हो जाती है हमें, और इस बात को हम यहाँ पर नाम क्या देते हैं? हम इसी को नाम देते हैं रेजुविनेशन। रेजुविनेट करना, खोई हुई ताकत दोबारा प्राप्त करने की बात कहते हैं यहाँ पर। तो न्यूक्लियस बार बार जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिवाइड हो रहा होता है, माइटोसिस से बार बार न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा तो इसकी पावर कम हो जाती है, स्ट्रेंथ घट जाती है। तो बार बार यहाँ पर बाइनरी फिजन होने के बाद अगर एक बार यहाँ पर इनको न्यूक्लियर फ्यूजन का मौका मिल जाए तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर न्यूक्लियस को नई स्ट्रेंथ प्राप्त हो जाती है,
एंड इट इज़ नोन एज द न्यूक्लियर रेजुविनेशन। इस बात को कहा जाता है। बात समझ गए होंगे आप। दूसरा जो सिग्निफिकेंस यहाँ पर है, ये पहला हो गया। दूसरा सिग्निफिकेंस है न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियस का फिर से निर्माण हो जाता है, ये भी अच्छी बात है। यानी न्यूक्लियस दोबारा बन जाता है और इसको नई ताकत हासिल हो जाती है। और क्या होता है? द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज प्रमोटेड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इट इज द सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज हियर द न्यूक्लियर एक्सचेंज बिटवीन पार्टनर्स टेक्स प्लेस। दो पार्टनर के शरीर के अंदर न्यूक्लियस का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से न्यूक्लियस को फिर से बन जाने का मौका मिलेगा, और न्यूक्लियस जब दोबारा रीऑर्गेनाइज हो जाएगा तो न्यूक्लियस को नई स्ट्रेंथ मिल जाएगी। और जो ये एक्सचेंज होता है, इनका न्यूक्लियस उनके पास, उनका न्यूक्लियस इनके पास, तो इससे कुछ लक्षण जो उनके हैं इसमें ट्रांसमिट हो गए और इनके जो लक्षण है उधर ट्रांसमिट हो गए। इस प्रकार से नेचर को जो पसंद है वो यहाँ हो जाता है। नेचर को क्या पसंद है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी मस्ट बी प्रमोटेड, यानी कि जीवों में आनुवंशिक विविधता प्रमोट होनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे नई स्पीसीज के बनने का चांस मिलेगा। इससे क्या होगा? इवोल्यूशन को आधार मिलेगा और इस तरह से नई स्पीसीज का निर्माण होगा। तो जो नेचर को पसंद है, नेचर को परिवर्तन पसंद है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी एराइज करती है। बात समझ में आ गई है? तो इस तरीके से जेनेटिक वेरिएबिलिटी को प्रमोट करने के लिए कॉन्जुगेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ आपका ये जो चैप्टर प्रोटोजोआ का है ये समाप्त हो रहा है। इसके साथ लगा हुआ है एक चैप्टर और है, एक टॉपिक है, वो है पैरासाइटिक प्रोटोजोआ एंड डिसीजेस, उनसे द्वारा कराई हुई बीमारियां। आपकी किताब में इनकी सबकी लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से उठा सकते हैं इसको। ठीक है, अगर ये सब भी हम दिखाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, फिर प्रोटोजोआ में ही रह जाएंगे। अगला फाइलम जो हम स्टार्ट करने चल रहे हैं एनिमल किंगडम में, वो कौन है? दैट इज़ पोरीफेरा। नेक्स्ट फाइलम दैट इज़ पोरीफेरा। चूँकि हम आपको क्वेश्चंस मैक्सिमम देने के इरादे में हैं, इसीलिए हम जनरल डिस्कशन करके उसमें जो संभावित प्रश्न हैं उन पर फोकस कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने की स्थिति हो जाए आपकी। अब बात कर रहे हैं फाइलम पोरीफेरा की। नेक्स्ट, इसे मिटा देंगे, बोर्ड पर जो लिखा है आपके पास 2 मिनट समय है, यू कैन कॉपी इट। Yes, now come to the next, that is phylum Porifera. यस, नेक्स्ट फाइलम दैट इज फाइलम पोरीफेरा, राइट। इसके बारे में बात करनी है हमें। यस, नाउ कम टू द फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा की अगर हम बात करें, यहाँ जनरल फीचर्स की बात करेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री,
बॉडी वॉल एंड बॉडी कैविटी। ये 4 इंफॉर्मेशन इस फाइलम के बारे में सबसे पहले देनी है। पहले कह रहे हैं कि साहब बॉडी कैविटी कैसी है, बॉडी वॉल कैसी है, सिमेट्री कैसी है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पता है आपको कैसा है, इट इज सेलुलर ग्रेड। बॉडी सिमेट्री कैसी है, मोस्टली एसिमेट्रिकल। फ्यू आर रेडियली सिमेट्रिकल। मोस्टली एसिमेट्रिकल, फ्यू आर रेडियली सिमेट्रिकल। ज़्यादातर इसमें स्पॉन्जेज कैसे होते हैं, ज़्यादातर स्पॉन्जेज सिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती है, लेकिन कुछ में ऐसा होता है कि इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट है दैट इज़ बॉडी वॉल। बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक होती है, पढ़ा चुके हैं आपको। डिप्लोब्लास्टिक। बाहरी लेयर कौन है, आउटर लेयर। क्या नाम था इसका, बोलते थे इसको पिनेकोडर्म। किन प्रकार की सेल्स से बना हुआ है, ऑफ पिनेकोसाइट। ये विशेष प्रकार की सेल्स जिन्हें हम पिनेकोसाइट्स कह रहे हैं, ये यूनिक होती हैं फाइलम पोरीफेरा के लिए। किसके लिए, फाइलम पोरीफेरा के लिए ये यूनिक होती हैं। कौन, पिनेकोसाइट्स। और पिनेकोसाइट्स लाइन से अरेंज हो करके यहाँ पर जिस लेयर का निर्माण करती हैं, हम उनको क्या नाम देते हैं, दीज आर नोन एज द पिनेकोडर्म। क्या कहते हैं इनको, पिनेकोडर्म कहते हैं। और जो इनर लेयर होती है, हम इसे क्या बोलते हैं, द इनर लेयर, इसे बोलते हैं क्वानोडर्म। क्या बोल रहे हैं इनको, हम इन्हें क्वानोडर्म बोल रहे हैं। हम इनको क्वानोडर्म बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है, क्या कह रहे हैं। तो इस तरह से पिनेकोडर्म हो गया और क्वानोडर्म। क्वानोडर्म किससे बना हुआ है, ऑफ क्वानोसाइट्स। अब इन सेल्स के बारे में आप समझ लीजिए। और बॉडी कैविटी जो है, इस पर हम अभी चर्चा बाद में करेंगे। ये जो दोनों सेल्स यहाँ पर हैं, पहले देखेंगे पिनेकोसाइट्स। सेल का ये शेप होता है पिनेकोसाइट्स का। और जो क्वानोसाइट्स होती हैं, इनमें सेल का शेप कैसा होता है, ये बेस होता है सेल का, इनमें कॉलर पाई जाती है, ऐसे ये कॉलर होता है दिस वन। और यहाँ पर बेसल बॉडी होती है जिससे कि फ्लैजिला निकलता है, 2 फ्लैजिला निकलते हैं, और ये इनका न्यूक्लियस होता है। बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्वानोसाइट। हम इसी को फ्लैजिलेटेड सेल भी कहते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स कहते हैं। ये बहुत काम की होती है, आगे हम आपको बताएंगे। तो इस तरीके से पिनेकोसाइट्स ये है जो पिनेकोडर्म का निर्माण करती हैं, आउटर लेयर। और ये क्वानोसाइट्स हैं जो क्वानोडर्म का निर्माण करती हैं। बिकॉज दीज सेल्स हैव द डबल फ्लैजिला, सो दीज सेल्स आर आल्सो नोन एज फ्लैजिलेटेड सेल्स। और यही स्पॉन्ज में बॉडी कैविटी को घेरती हैं, और इनके द्वारा घेरा गया जो स्पेस होता है दैट इज नोन एज, हम उसे बोलते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर। ये जो कॉनोसाइट्स यहाँ पर घेर रही होती हैं, इन दोनों के बीच में मिडिल लेयर होता है, तो उसे हम लेयर नहीं कहते, क्या बोलते हैं, मिडिल में यहाँ पर मीसोग्लिया होता है, मीसेनकाइम। मीसेनकाइम होता है। हमने आपको बताया था कि मीसेनकाइम में खास प्रकार की स्यूडोपोडिया बियरिंग सेल्स पाई जाती हैं यहाँ पर, जिन्हें नाम क्या देते हैं हम, इनको हम नाम देते हैं अमीबोसाइट्स कहते हैं। तो मीसेनकाइम जो होता है वो सेलुलर होता है, परंतु लेयर नहीं होता ये, क्योंकि सेल्स यहाँ पर लाइन में अरेंज नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए इसको हम लेयर नहीं कहेंगे। ठीक, ज़रा नोट करेंगे इसके बारे में क्या है ये। जो मीसेनकाइम होती हैं, ज़रा इनके बारे में जानिए।
in between the pinacoderm and guanoderm. The mesenchyme is present in which the pseudopodia bearing amoebocytes found. Pseudopodia bearing amoebocytes found here. इसका मतलब ये हुआ कि जो मीसेनकाइम होता है इज सेल्यूलर, परंतु यहाँ पर कोई लेयर नहीं बनती है, इसलिए मीसोडर्म का अभाव होता है। यहाँ पर मीसोडर्म नहीं पाया जाता। बात समझ रहे हैं? क्या नहीं होता है? यहाँ पर मीसोडर्म नहीं पाया जाता। पाई जाने वाली जो सेल्स यहाँ पर होती हैं वो कौन कौन सी हैं? सेल्स ऑफ मीसेनकाइम। ये कौन कौन सी हैं, जरा जान लीजिए इनके बारे में। मीसेनकाइम में जो सेल्स पाई जाती हैं उनके बारे में, सेल्स ऑफ द मीसेनकाइम। इनके नाम हैं क्रोमोसाइट्स। क्या काम है? फॉर कलर। ट्रोफोसाइट्स, इन्हीं को थेजोसाइट्स भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है? फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन को स्टोर करती हैं। स्क्लेरोब्लास्ट, फॉर्म स्पिक्यूल्स। ये स्पाइन या कांटेनुमा स्ट्रक्चर इनकी बॉडी में होता है जिसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। स्क्लेरोब्लास्ट फॉर्म द स्पिक्यूल, जिसे हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। ये स्क्लेरोब्लास्ट कई प्रकार की होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल दैट दे सेक्रीट। किस प्रकार के मटेरियल का वो स्पिक्यूल फॉर्मेशन करती हैं, इसके आधार पर यहाँ पर स्क्लेरोब्लास्ट के अलग अलग नाम होते हैं। राइट, समझ में आई बात? अगली बात हम यहाँ पर स्क्लेरोब्लास्ट हो गया, इसके अलावा यहाँ पर आर्कियोसाइट्स होती हैं। आर्कियोसाइट्स क्या होती हैं? फॉर्म गैमीट। ये गैमीट्स का निर्माण करती हैं। दीज आर टोटीपोटेंट सेल्स। कैसी होती हैं? ये टोटीपोटेंट होती हैं। और ये रीजनरेशन के लिए जिम्मेदार हैं। स्पॉन्जेज में रीजनरेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें आर्कियोसाइट्स ही रोल प्ले करती हैं। ध्यान रहे कि आर्कियोसाइट्स जो होती हैं इनको हम टोटीपोटेंट सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें नई बॉडी का निर्माण करने की कुव्वत होती है। ये पूरे नए शरीर का निर्माण कर सकती हैं, इसलिए आर्कियोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं? ये टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं। टोटी माने टोटल, पोटेंट माने सर्वशक्तिमान होती हैं, पूरे शरीर का निर्माण कर सकती हैं अगर ये चाहें तो, इसलिए इनको हम टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो दीज आर द सेल्स दैट आर फाउंड इन मीसेनकाइम, और इन सभी में स्यूडोपोडिया होते हैं और एक जगह पर स्थिर ना होकर ये वांडरिंग सेल्स होती हैं। राइट, आपको समझ में आ गया होगा कि जो इनकी बॉडी वाल होती है उसकी बनावट, जरा एक बार बॉडी वाल की बनावट आप देख लीजिए कैसी होती है।
ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इस तरह से, ये जो सेल बाहर से आपको दिख रही है, हम इसे बोलते हैं पिनेकोडर्म। इस लेयर को हम बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं क्वानोडर्म। बीच में जो ये स्ट्रक्चर है हम इसे बोलते हैं मीसेनकाइम। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मीसेनकाइम। यहां पर पाई जाने वाली सेल्स का नाम होता है अमीबोसाइट्स। ये जो स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं स्पिक्यूल्स, और इस सेल को हम यहां पर बोलते हैं पोरोसाइट। पोरोसाइट ऐसी सेल होती है जिसमें कि डर्मल पोर्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं ऑस्टिया। ये ऑस्टिया के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको ऑस्टिया कहा जाता है। इसीलिए इस फाइलम के एनिमल को हम नाम देते हैं क्या, इस फाइलम के एनिमल को हम नाम देते हैं पोरीफेरा। क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इनमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं बॉडी में, और इनकी पोर्स की संख्या ढेर सारी होती है, जिनको हम नाम क्या देते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। इन्हीं रास्ते पानी शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो यहाँ पर ये जो इनको दिखाया गया है, ये इनकी बॉडी वॉल है। ये लेयर जो आप देख पा रहे हैं ये बाहरी पिनेकोडर्म है, इट इज़ मेड अप ऑफ पिनेकोसाइट्स। इस लेयर को जो आप देख रहे हैं कि दिस वन इज द क्वानोडर्म मेड अप ऑफ कॉनोसाइट्स। इन दोनों के बीच में ये इधर उधर बिखरी हुई सेल्स हैं, और इन सेल को नाम देते हैं अमीबोसाइट्स। इन्हीं में से कुछ अमीबोसाइट्स एंडोस्केलेटन का निर्माण करते हैं, जिनको हम स्पाइन कहते हैं। बात समझ गए। आज के इस लेक्चर में पोरीफेरा के जनरल फीचर में हमने आपको बॉडी वॉल के बारे में बता दिया है। बॉडी कैविटी का नाम पिछले लेक्चर में बताया था, यहाँ पर स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी पाई जाती है। आगे की सारी कहानी हम अपने अगले लेक्चर में आपको समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए हम आपको जो है परमिट कर रहे हैं, ये डायग्राम जो लोग बना रहे हैं ये इसको कॉपी कर लें, और इसके आगे की कहानी हम आपको अपने अगले लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।